Hello and welcome, dear students, to Easy Technical Education. Students, today we will learn about Lenz law. In previous lecture, we have already learned about Faraday's law, but today I am repeating Faraday's law also. So, what is Faraday law? The Faraday says about electromotive force, how electromotive force generate and how much electromotive force generate. Thus we can say Faraday has two law. हम इसको लिखते हुए भी चलते हैं. Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction यानी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम. फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम. फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम. कल मैंने आपको बताया था कि इसमें टू लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि कैसे ईएमएफ जनरेट होता है. फर्स्ट लॉ लिखते हुए चलते हैं. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि व्हेन फाई चेंज. व्हाट इज फाई? फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, then EMF generate. दिस इज फर्स्ट लॉ. यानी कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है. लिख भी लीजिए शॉर्टकट में. जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है. अब देखिए इस सेंटेंस में दो वर्ड यूज हुए हैं, एक फ्लक्स, दूसरा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो शायद आप इन दोनों के बारे में जानते हैं, व्हाट इज फ्लक्स एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अगर आपको नहीं पता तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं. सबसे पहले फ्लक्स. तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स जैसे फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा लिखा गया था, तो वही फ्लक्स क्या होती है. तो फ्लक्स क्या है? इन थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ए सरफेस मीन द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ए सरफेस. या इसको आप और क्या कह सकते हैं कि फ्लक्स इज द presence of a force field in a specified फिजिकल मीडियम. इसे आप लिखते थे फाई इक्वल टू फाई बीटा
आप फाइव बी लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, इसे आप जानते ही हैं, पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ पहले वीडियो में। ये फ्लक्स क्या होती है, तो इन सिंपल टर्म आप लोग अभी समझ गए। फ्लक्स क्या है कि फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ए सरफेस, यानी किसी पृष्ठ के द्वारा कितनी ऊर्जा बह रही है, वही क्या होती, फ्लक्स होती है। सिंपल टर्म, ये तो बात समझ में आई। अब एक टर्म और यूज हुआ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे भी देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम शॉर्टकट में EMF बोलते हैं, EMF। तो सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, आप लिख भी लो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज नॉट ए फोर्स। EMF कोई फोर्स नहीं है, EMF इज नॉट ए फोर्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यानी कि विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी आप लोग जानते हो, क्योंकि बल को आप न्यूटन में नापते हो, बट EMF किस में नापा जाता है? EMF सेकंड लाइन में लिख दीजिए, EMF मेजर इन वोल्ट। किस में नापते हैं? वोल्ट में EMF को नापते हैं। बात समझ में आई? अब EMF होता क्या है, इसे आप थ्योरेटिकली मैथमेटिकली समझना चाहो तो आप के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, EMF E इक्वल टू वर्क डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा W क्या है? चेंज इन वर्क, एंड डेल्टा Q क्या है? चेंज इन एनर्जी, चेंज इन चार्ज। ठीक, अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं, वर्क किस में नापा जाता है? जूल में, और चार्ज किस में नापा जाता है? कूलाम में। जूल पर कूलाम, इसी को तो हम वोल्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए आप इसका अगर कुछ डेरिवेशन करना चाहें तो कैसे करें। ठीक, उससे पहले हम एक बार फिर आपको ये चीज़ें रिपीट कर देते हैं जो कुछ मैंने अभी पढ़ाया। मैंने आपको क्या बताया? फर्स्ट लॉ, यानी फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? यानी कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज देन EMF जनरेट, ये फर्स्ट लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। यानी कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे दो टर्म यूज हुए थे, एक तो फ्लक्स, दूसरा EMF। तो फ्लक्स क्या होता है, जिसे हम फाई ऐसे लिखते हैं, फ्लक्स द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ए सरफेस, या फ्लक्स को और हम कुछ कह सकते हैं कि फ्लक्स इज ए प्रेजेंस ऑफ ए फोर्स फील्ड इन ए स्पेसिफाइड फिजिकल मीडियम, यानी किसी स्पेसिफाइड फिजिकल मीडियम में जो फोर्स फील्ड का प्रेजेंट होना ही क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। जैसे आपको मैंने वैसे बताया था, लॉन्ग थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। वैसे आप फ्लक्स ज़्यादा समझना चाहते हो तो पिछले वीडियो में आप वो चले जाइए, जो इनिशियल शुरुआती मैग्नेट का वीडियो है उसी में मैंने आपको बता दिया है फ्लक्स क्या चीज़ है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगी यही क्या हो जाएगा? फ्लक्स है। ठीक, ये इधर क्या है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो यही होती है फ्लक्स। तो फ्लक्स यानी फाई इक्वल टू BA cos थीटा। नाउ द सेकंड टर्म इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? यानी कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स। EMF बिकॉज, क्यों? क्योंकि EMF मेजर्ड इन वोल्ट, E इक्वल टू डेल W अपॉन डेल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वर्क किस में मेजर किया जाता है? जूल में, और चार्ज किस में मेजर किया जाएगा? कूलाम में। तो जूल पर कूलाम, इसी को हम क्या कहते हैं? वोल्ट। बात इतनी समझ में आई? अब थोड़ा सा इसके आगे हम डेरिवेशन समझ लेते हैं। तो ये डेरिवेशन थोड़ा सा हम समझते हुए चलते हैं कि जैसे आपको पता है पावर डिलीवर्ड बाय EMF, आप लिखिए पावर
डिलीवर्ड बाई EMF, यानी कि P इक्वल टू क्या होता है E इंटू आई। आपको और एक चीज़ पता है कि DW इक्वल टू E इंटू DQ, ठीक, यानी कि वर्क डन इक्वल टू फील्ड इंटू चार्ज। बात समझ में। और एक चीज़ आपको पता है क्या कि P पावर इक्वल टू, पावर किससे कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, P इक्वल टू डेल W अपॉन डेल टी। ये सबको पता है, लिख लीजिए रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, सबको पता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ये चीज़ आपको पता है, ठीक। तो यहाँ से क्या किया जाए कि यहाँ पे देखिए जैसे DW पहले से ही है, हम क्या करें कि DW अपॉन DT हो जाए, यानी DT से हम भाग दे दें दोनों तरफ, तो बात बराबर हो जाएगी। तो इसलिए डिवाइडिंग बाई DT बोथ साइड ऐसे आप लिख दीजिए। इसको ही आप एक क्वेश्चन मान लो 1, यहीं पे लिख दो आप डिवाइडिंग बाई T बोथ साइड, दोनों तरफ DT से भाग देने पर, हिंदी में लिख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका DW अपॉन DT इक्वल टू E इंटू DQ अपॉन DT। यहाँ से देखो एक नई चीज़ मिल रही है आपको, क्या कि DW अपॉन DT को ही तो हम क्या बोलते थे, यहीं पे आगे इम्प्लाइज दैट करके हम लिख दे रहे हैं, क्या यही तो आपका पावर है। P इक्वल टू E इंटू DQ अपॉन DT, DQ अपॉन DT क्या है, ये करंट, क्यों I इक्वल टू आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ DQ अपॉन DT, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लोइंग चार्ज या आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। सिंपल, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, DQ बाई DT, यानी कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट इज आई। समझ में। तो आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू E इंटू आई, ये आपका एक इक्वेशन आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो। अब आपको एक चीज़ और पता है, पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर, बात समझ में आ रही, यानी कि जब रजिस्टर होगा तो पावर कितनी खर्च होगी। आप इसे भी लिखना चाहो तो लिख लीजिए, पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर, जब रजिस्टर हो तब पावर क्या होता है आपको पता, P इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर, ज़्यादा कुछ नहीं, ये आपको पहले से ही पता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक। अब एक चीज़ और आपको पता है, आपने KCL भी पढ़ा है। अगर आपके पास कोई KCL यानी कोई एक लूप हो, मेश हो, क्या मेश हो, अब यहाँ पे ये E होता है, कोई एक रजिस्टर लगा दो, ये सर्किट आपकी कंप्लीट यानी कि क्लोज लूप हो गया। ये R हो जाएगा, यहाँ पे सपोज करो I करंट फ्लो होगी, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ क्या होगा, E माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो सकता है, I इक्वल टू E बाई आर, एक इक्वेशन आपको ये भी मिल गई, बात समझ में, I इक्वल टू E बाई आर। अब शायद आप लोगों को पावर ठीक से समझ में आ गया, यानी पावर अच्छे से समझ में आ गया है कि पावर क्या होती है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, बात समझिए। यानी EMF क्या कोई फोर्स नहीं है, सबसे पहली चीज़। EMF है क्या चीज़, EMF है क्या चीज़ उसे भी हम लिख लेते हैं। EMF क्या है कि द एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाई सेल, द एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि EMF क्या है,
ईएमएफ की डिफिनीशन आप कैसे लिखोगे? द एनर्जी द एनर्जी सप्लाइड द एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय द सेल is known as EMF is known as EMF मीन किसी सेल के द्वारा यूनिट चार्ज दिया जाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। बात समझ में? यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यह कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये यूनिट चार्ज एनर्जी सप्लाई है जो कि किसी सेल के द्वारा दी जाती है। बात ना समझ में आई? अब हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर? ये इसको हम डिराइव करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ को। फैराडेज फर्स्ट लॉ को हम डिराइव करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ का हम डेरिवेशन देखते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था? आप लोगों को पता है कि व्हेन, वैसे कल मैंने बताया था पर एक बार रिपीट कर लो। व्हेन ये कंडक्टर, व्हेन ए कंडक्टर आर प्लेस्ड इन ए बैरिंग फील्ड, कौन सी? मैग्नेटिक, इन ए बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इन ए बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ना सुनिए, व्हेन ए कंडक्टर आर प्लेस्ड इन ए बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ जनरेट, ये पहला नियम, फर्स्ट। ठीक, या आप और इसको एक बार हिंदी में समझ लीजिए कि जब किसी धारावाही चालक को किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। लिख सकते हैं आप, वैसे लिखा होगा कल आपने, और ज़्यादा होगा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो आप लोग लिख सकते हैं हिंदी में भी। ठीक, या इसकी और आप सेकंड डिफिनीशन भी आप लोगों ने लिखा था। क्या लिखा था? कि व्हेन ए मैग्नेट इज moved, when a magnet is moved into and out of a coil, यानी when a magnet is moved into and out of coil, तब क्या होगा? then EMF जनरेट, सिंपल, या EMF इंड्यूस, यानी कि जब कोई मैग्नेट, आप लिख सकते हैं, जब कोई चुंबक किसी कॉइल के अंदर बाहर हो तो EMF उत्पन्न होता है। देखिए, आप चाहें तो किसी मैग्नेट को, ये आपका हो गया मैग्नेट,
यस एन। ये मैग्नेट हो गया। इसको आप चाहो तो किसी कॉइल की, किसके, कॉइल की, कॉइल है, इसमें आपने करंट फ्लो करा दिया, ये एन हो गया। अब क्या करो, आप इस कॉइल के अंदर एक बार ले जाओ, एक बार बाहर। इस कॉइल के अंदर बाहर अगर आप करोगे तो इसको लिखिए इन और इसको लिखिए आउट। ये क्या है, मैग्नेट। क्या है, मैग्नेट। और ये क्या है, आपकी कॉइल। बात समझ में आई। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जिससे हम करंट की डायरेक्शन को मेजर करेंगे। ठीक। तो इस तरह से हम जब मैग्नेट को इन आउट करेंगे, इन आउट इन आउट इन आउट, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा, हम मैग्नेट को इन आउट करते हैं तो ही क्यों वो ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसका रीज़न क्या है, ये भी मैंने कल बताया था कि देखिए, जैसे सपोज करो ये आपका मैग्नेट है। अगर आपका ये मैग्नेट स्टैटिक हो, मैग्नेट क्या हो, स्टैटिक हो, तो कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी। बात समझ में आई। अगर स्टैटिक मैग्नेटिक, स्टैटिक, ये क्या है, स्टैटिक, स्टैटिक यानी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नो करंट, आप ऐसा लिख सकते हैं। ये स्टैटिक अगर मैग्नेट है तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नो करंट, प्रोड्यूस नो करंट मीन जो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कोई धारा नहीं बनाता है। स्थिर स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र कोई धारा नहीं उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। बात समझ में। अब क्यों ये जो मूविंग मैग्नेट है इन आउट डायरेक्शन में ये क्यों ईएमएफ इंड्यूस करता है, इसे हम देख लेते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे कि सपोज कर लीजिए कि आप के पास ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट यस एन, और ये आपकी कॉइल है, ये आपकी कॉइल है। अब इस कॉइल से होकर सपोज कर लो स्टैटिक पोजीशन में कितने 3 फ्लक्स पास हो रहे हैं, कितना 3 फ्लक्स पास हो रहा है। अब देखिए, तब इसमें नो करंट, ये कैसा है, स्टैटिक, कैसा, स्टैटिक, तो 3 5। अब देखिए मूव कराओ इसको। अब इस मैग्नेट को आप क्या करो, इस कॉइल के पास में लेके आओ। बात समझ में। अब देखो, इस कॉइल के आप पास में लेके आओगे तो मोर देन 3, दैट मीन लगभग, यहाँ पे तो मैंने 4 शो किया है और ही ज़्यादा होगा, 5, यहाँ पे 5 फ्लक्स जो है पास हो गए, यानी कि ये 3 5 पास हो रहे हैं, पासिंग। अब यहाँ पे 5 फ्लक्स जो है पास हो रहे हैं। बात समझ में आई। अब अगर इसी मैग्नेट को हम क्या करें कि इस कॉइल से थोड़ा दूर लेके जाएं, इस कॉइल से क्या करें, दूर लेके जाएं। तो जब इस कॉइल से हम दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे कुछ और कम मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। सपोज करो 2
मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस की, यानी कि दो फ्लक्स यहाँ से पास हुए, दो फ्लक्स पास हुए। अब देखो, यानी कि जब हम क्या किए, इस मैग्नेट को जब हमने मूव कराया, जब ये मैग्नेट मूव कर रहा है तो फाई चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? फाई चेंज हो रहा है। यही जो फाई में चेंजिंग है, यही क्या है? हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो आप इसे क्या बोलेंगे? कि तब यही रीजन है कि जो ईएमएफ इंड्यूज होता है। आप लिखिएगा, अतः ये या मैंने पहले ही परिभाषा लिख दिया है, यानी कि 10 ऐसे लिखिएगा, 10 इफ मैग्नेट इज मूविंग, मैग्नेट इज मूविंग, देन फ्लक्स इज चेंजिंग। जब मैग्नेट मूव कर रहा है तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। सो देयर इंड्यूस्ड ए ईएमएफ। अब इतना बात समझ में आई? यही रीजन है कि ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक, अब इनका सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ क्या बता रहा था कि कितने अमाउंट में ये आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। बात समझ में आई? कितने अमाउंट में, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, सेकंड लॉ क्या बताया कि द ईएमएफ, लिख लीजिए, द ईएमएफ इंड्यूस्ड across the coil is equal to rate of change of flux, कैसी फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, इन द कॉइल, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल। ये चीज़ समझ में आई? अब इसे हम लिख कैसे सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ऐसे लिखते हैं। जहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है। किसको? नेगेटिव साइन शोज लेंज लॉ। अभी मैं आपको लेंज लॉ भी बता रहा हूँ, लेंज लॉ। ठीक, अब यही जो E है, आप इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, यानी कि V आप लिख सकते हो या E लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए। ठीक, तो E इक्वल टू, इसी को डी फाई का मतलब होता है चेंज इन फ्लक्स, यानी कि फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डी टी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या और क्या लिख, अच्छा फाई के बारे में तो पहले ही मैंने बता दिया, फाई क्या होता है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो सकता है? यहाँ पे लिखिए, बाई ओम्स लॉ के अनुसार ओम क्या कहते हैं? बी इक्वल टू आई आर, बी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आई इक्वल टू आप क्या निकालोगे? ई बाई आर, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं कि माइनस वन बाई आर डी फाई अपॉन डी टी। ये बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया आपका? करंट। बात समझ में आ रही? तो ये क्या है आपका? सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। आज मैंने आपको फिर से रिपीट कर दिया कि फैराडे का सेकंड लॉ क्या है। ठीक, फैराडे का सेकंड लॉ फिर से एक बार आप देख लीजिए क्या है।
कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स की दर में परिवर्तन को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। और वो कितना परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन होता है कि या इसी को मैथमेटिकली सबसे पहले आप देख लीजिए कैसे लिखेंगे कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल। इसी को आप लिख सकते हैं V इक्वल टू ई, इसी को आप ईएमएफ कहते हैं, कहीं कहीं कैपिटल ई लिखा रहता है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे लिख लीजिए। इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंज लॉ रिप्रेजेंट करेगा। ई इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, डी फाई की जगह फाई टू माइनस फाई वन। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है V इक्वल टू आई आर से, आई इक्वल टू ई बाई आर। आप इसे ई लिखो या बी लिखो, ठीक, ई बाई आर। अब ई इक्वल टू आपने निकाला है, क्या होता है, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपके करंट की इक्वेशन मिल गई, ठीक। अब इसे हिंदी में भी जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं वो भी लिख लेंगे। क्या लिख सकते हैं, देखिए, यानी कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल, यानी किसी कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ का इंड्यूस्ड होना, वो क्या होता है, वो क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स की दर में परिवर्तन, फ्लक्स की दर में या फ्लक्स के परिवर्तन, फ्लक्स के परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ कहते हैं, या दर यही लिखो, ईएमएफ के बराबर होती है कहते हैं, बात एक ही। यानी फ्लक्स के परिवर्तन की दर, फ्लक्स के परिवर्तन की दर को ईएमएफ कहते हैं, या फ्लक्स में परिवर्तन की दर ईएमएफ के बराबर होती है। फ्लक्स में परिवर्तन ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फ्लक्स में, या लिखिएगा, या फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये ज़्यादा सही है। फिर से देखिए, फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, कि फैराडेज सेकेंड लॉ है। ये बात समझ में आई। अब हम आपको लेंज लॉ बताते हैं। क्या, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ को आप वैसे पढ़ भी चुके हो, लेकिन एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़ लीजिए फिर से। लेंज लॉ देखिए, लेंज का क्या नियम है। लेंज लॉ, LENZ, लेंज लॉ, हिंदी में लिख लीजिए, लेंज का नियम, लेंज का नियम, ठीक। अब लेंज ने क्या नियम दिया, लेंज का जो नियम था, देखिए अभी तो फैराडे जी ने क्या कहा कि ये जैसे कि किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के, जैसे कि आप कंसीडर कर लो कि आपका ये मैग्नेट है, ये कैप क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये पेन आपकी क्या है, ये मैग्नेट है। तो जब हम इस मैग्नेट को इस कैप के अंदर ले जाएं फिर बाहर करें, अंदर ले जाएं फिर बाहर करें, ऐसे अंदर बाहर अगर हम करेंगे तो क्या होगा, तो हम देखेंगे कि इस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये चीज़ बताया क्या, फैराडे ने। और ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो नेगेटिव साइन में होगा। यही नेगेटिव साइन को लेंज ने बताया। ये नेगेटिव साइन है क्या चीज़, ये नेगेटिव साइन यही है कि जो इंड्यूस्ड करंट होती है वो हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा वो
उत्पन्न हुई रहती है। इसको लेंज ने बताया, तो इसको हम लिख लेते हैं। लेंज का नियम क्या है? ठीक, लेंज का नियम। तो सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लेंज का नियम क्या है? देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोज टू मोशन ऑफ मैग्नेट, ठीक, यानी कि जो करंट की धारा है ये चुंबक के गति का विरोध करती है। ठीक, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड करंट always flow किधर? in the direction that oppose the change in magnetic flux, mean induced current always flow in the direction that oppose change in magnetic flux। मतलब जो इंड्यूस्ड करंट है, जो प्रेरित धारा है, वह हमेशा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक, आप लिख सकते हैं कि प्रेरित धारा हमेशा किसका? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। मीन ये जिस कारण से करंट उत्पन्न हुई है उसी कारण का विरोध करती है। बात समझ में? यानी कि आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे समझ लीजिए कि बेटा बाप का विरोध करे। ठीक, यानी कि बेटे का जन्म पिता के द्वारा हुआ तो वो पिता का ही विरोध करे। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि जो प्रेरित धारा है, जो इंड्यूस्ड करंट है, वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग का विरोध करती है, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग के द्वारा ही करंट इंड्यूस्ड होती है। ये बात तो सबको समझ में आ रही है? तो ये उसी का अपोज करती। जैसे भाई आपको पता है कि ये आपका मैग्नेट है, मोशन करेगा। क्या? जैसे आपका मैग्नेट है, ये मोशन करेगा, यानी कि मैग्नेट मोशन। इससे क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स होगा। इससे क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स होगा। अब जब चेंज इन फ्लक्स होगा तो प्रोड्यूस ईएमएफ होगा। फिर इसके से क्या होगा? प्रोड्यूस ईएमएफ होगा। हाँ, समझ में? तो ये जो प्रोड्यूस ईएमएफ है, यानी कि आप कह सकते हैं ये करंट इन कॉइल जनरेट हो गए। करंट इन कॉइल जनरेट हो गए। अब ये करेगा क्या? ठीक, ये करेगा, जब करंट जनरेट हो जाएगा तब एक तरह से आप देखेंगे तो एक न्यू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी।
अब जब न्यू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तब क्या होगा, ये किसके द्वारा होगा, यानी तब ये जो करंट पास हो रही है इसी के द्वारा होगा और वो इन द अपोजिट डायरेक्शन होगा। यानी कि आप इसी को क्या लिखते हैं, इसी को लिखेंगे E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक, यही तो था। अब माइनस साइन यही बताया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कि जिस कारण से क्रिएट हुआ है, जनरेट हुआ है, उसी का विरोध करेगा। वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न। जैसे आप कॉइल देखते हैं ना आप लोग, ये कितने टर्न में है, यही क्या है, एन। ठीक, तो एन इज नंबर ऑफ टर्न। ठीक, अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि क्यों ऐसा लिख ही दिया, ऐसे क्या लिख दिया लेंज ने, ऐसे ही क्या नेगेटिव साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं, उसे हम देखते हैं कैसे। देखिए, तो सबसे पहले इसको आप लोगों से लिख लिए होंगे, यानी कि क्या है इसका नियम, इसका नियम है कि डायरेक्शन ऑफ करंट अपोज टू मोशन ऑफ मैग्नेट। इन सिंपल आप यही कह सकते हैं कि जो धारा की दिशा है चुंबक की गति की दिशा का विरोध करती है। आप लिख सकते हैं इसको भी, धारा की दिशा चुंबक के गति का विरोध करती है, ठीक। जबकि चुंबक के गति के कारण ही ये क्रिएट होती है। अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है, ये क्या है, इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन दैट अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि प्रेरित धारा हमेशा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। आप इसको एक अदर वे में कह सकते हैं कि जैसे पुत्र पिता का विरोध करता है। ठीक, वैसे करता नहीं, मान लीजिए करे तब। ठीक, अब इसे शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं कि मैग्नेट मोशन करेगा तो चेंज इन फ्लक्स होगा, जब चेंज इन फ्लक्स होगा तो प्रोड्यूस ईएमएफ होगा। ठीक, अब इसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा अपोजिट होगी किसके, उस कारण के जिससे यह उत्पन्न हुई है, यानी कि E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इतना ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक, अब इसके आगे हम समझ लेते हैं कि क्यों ये नेगेटिव होता है, क्यों ये साइन नेगेटिव रखा जाता है। ठीक, तो इसे हम समझते हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि इफ आपके पास ये कॉइल है, आपके पास ये कॉइल है, अगर ये कॉइल है तो इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। ठीक, जिधर से करंट जाती है उधर नॉर्थ होता है और जिधर से निकलती है उधर साउथ होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर हम आपको बताने चल रहे हैं कि नेगेटिव साइन ही क्यों यूज होता है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसके पास किसी मैग्नेट को रखते हैं, ठीक, जहाँ पर अगर यहाँ पे यन और यहाँ पे यस मीन अपोजिट पोल एकदम नज़दीक हो, तब क्या होगा। देखिए, अब ये भी एज ए मैग्नेट, यानी ये भी एज ए मैग्नेट, और ये तो मैग्नेट है ही। ठीक, तो होगा क्या, तो ये होगा कि ये आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, अट्रैक्ट, यानी कि अट्रैक्शन होगा। तो जब अट्रैक्शन होगा तब तो एक फ़ायदा होगा, क्या होगा कि आपको ज़्यादा करंट मिलेगी, यानी कि ड्यू टू अट्रैक्शन वी फाइंड मोर करंट देन मोर करंट। तो जब मोर करंट क्रिएट होगी तो ये फ़ायदे वाली बात है।
तो फिर हम यानी कि अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट पोलरिटी है, तो पॉजिटिव साइन इनको लगाना चाहिए था, नेगेटिव क्यों लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। तो यहीं पे यहाँ पे देखा जाए तो हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है, यानी कि अपोजिट पोल हम आपस में एक कर दिए तो आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो तब ज़्यादा से ज़्यादा करंट उत्पन्न होगी। तो जब ज़्यादा करंट उत्पन्न होगी तो फिर प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमको एक चीज़ पता है, यानी कि अब ज़्यादा करंट उत्पन्न होगी तो पावर बढ़ेगा I²R। लेकिन जब पावर बढ़ेगा तो पावर कैसे बढ़ सकता है, आप हमको पता है कि बिना काम किए हम एनर्जी नहीं प्राप्त कर सकते, यानी कि विदाउट वर्क वी कैन नॉट फाइंड एनर्जी। बिना काम किए हम ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ तो ये हो रहा है कि आपको तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ा भाई, ये अपने आप अट्रैक्ट हो गई, अपने आप ज़्यादा करंट भी दिया तो ज़्यादा पावर भी मिलने लगेगी। इसलिए ये जो इमेजिन है, जो कल्पना है, ये गलत है, ऐसा संभव नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। दस दिस इज नॉट पॉसिबल। सिंपल। अब पॉसिबल क्या है, पॉसिबल क्या है, यही पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव साइन इसीलिए लगा। हम देखते हैं पॉसिबल क्या है। इसे आप समझना हो तो फिर से समझ लो। आप इमेजिन कर लो, एक आपके पास कॉइल है, आप इसमें करंट दिए, जो करंट दिए तो इधर से करंट इंटर कर रही है, उधर हो गया नॉर्थ पोल, और इधर से आउट हो रही है, उधर हो गया साउथ पोल। अब हम क्या करते हैं कि अपोजिट पोल एक परमानेंट मैग्नेट लेते हैं, जिनका अपोजिट पोल यानी कि कॉइल का पोल और मैग्नेट का पोल अपोजिट हम एक साथ रख देते हैं। जब एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आकर्षण बल काम करेगा। जब आकर्षण बल काम करेगा तब ज़्यादा करंट मिलेगी। जब ज़्यादा करंट मिली तो ज़्यादा पावर मिलेगा। बट एक यहाँ पे एक गलती हो गई। क्या, ये तो हम न्यूमेरिकल लगाते चले गए, मैथमेटिकली समझाते चले गए, बट प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि विदाउट वर्क वी कैन नॉट फाइंड एनर्जी। बिना काम किए हम ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते। तो फिर क्या करें? अब देखिए हम करें क्या, हमको फिर से वही एक मैग्नेट लेना होगा और वही एक कॉइल। ये कॉइल लिया हमने और इधर नॉर्थ इधर साउथ। अब हम क्या करेंगे, हम परमानेंट मैग्नेट के अपोजिट पोल को, अपोजिट का मतलब यहाँ पे यानी कि सेम पोल आप कहिए, ये सेम पोल साउथ के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण जिसे कहते हैं। अब जब प्रतिकर्षण होगा तो कम करंट मिलेगी, तब इससे क्या होगा, कम करंट यानी कि धारा मिलेगी, कम धारा, ठीक, यानी कि लो करंट। अब जब लो करंट मिलेगी तब क्या होगा, जब लो करंट मिल रही है तो हम बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या? यानी कि बी यूज फोर्स, बी सम एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि हम कुछ बाहरी बल देंगे, यानी कि हम काम करेंगे। इन शॉर्टकट बी डू वर्क, हम अब काम करते हैं। जब हम काम करेंगे तब तो ऊर्जा मिलनी ही चाहिए, अब ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि रिपल्सन होगा तो कम करंट मिलेगी। जब कम करंट मिलेगी तो हमको पावर लेने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, यानी कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। जब हमने कुछ काम कर दिया तो एनर्जी मिल गई, जो कि जाहिर सी बात है। जैसे कहा जाता है कि कर्म करने से फल मिलता है, आपने काम किया तो आपको एनर्जी मिली। ये आप आसानी से कह सकते हैं कि ये
एक कंसिक्वेंस है किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। यानी कि आप लिख सकते हैं कि लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुनिए। अब आप आसानी से ये लेंज का नियम समझ गए कि हम नेगेटिव साइन क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे देखो रिपल्सन हो रहा है, ऑटोमेटिक रिपल्सन हुआ कि नहीं, यानी कि रिपल्सन के कारण आपको जो ईएमएफ मिल रहा है, रिपल्सन की वजह से आपको ईएमएफ मिला, यही रीजन है कि हम यहाँ पे नेगेटिव साइन E = -NdΦ/dt लिखते हैं। सो बी यूज नेगेटिव साइन, अतः हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आई कि हम नेगेटिव साइन का यूज क्यों करते हैं। तो लेंज लॉ क्या बताता है, यानी कि प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि प्रेरित धारा हमेशा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती, या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपोज टू मोशन ऑफ मैग्नेट, धारा प्रेरित धारा की दिशा चुंबक के गति का विरोध करती है। बात एक ही हुई। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि लेंज ने क्यों नेगेटिव साइन दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। जिस किसी को कहीं भी कुछ भी डाउट हो वो मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।